हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो हमने इंडियन इथोस की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन इथोस फॉर मैनेजमेंट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ओवरव्यू दिया था इससे पहले वाली क्लास में कि बेसिक प्रिंसिपल्स हम क्या फॉलो करते हैं। यहाँ पर आज हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडियन इथोस को एज अ सब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और क्यों इंडियन इथोस एक सब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि जिस पे आपका इंडियन इथोस बेस्ड होता है। जैसे कि सबसे पहले हम ये मानते हैं कि इमेंस पोटेंशियल होता है, एनर्जी एंड टैलेंट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि उनके अंदर एक स्पिरिट है विद इन देयर हार्ट और उस स्पिरिट से ही वो गाइडेड होते हैं। मतलब कि हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना होता है कि जो एक पर्सन है, जो एक व्यक्ति है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसकी जो चेतना है, उसी के थ्रू वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप कह सकते हैं उसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्पिरिट है, टैलेंट है एंड पोटेंशियल है। और यहाँ पर हम इंडियन इथोस के थ्रू उसको और ज़्यादा रियलाइज़ कराते हैं उसके टैलेंट की, उसके पोटेंशियल की, उसकी चेतना के बारे में। और उसके थ्रू वो अपना जो अचीव करना होता है, उसको जो भी टास्क है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो अचीव कर सकता है। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल हमारा ये बनता है यहाँ पर, ठीक है। चेतना की हम बात करते हैं कि उस चेतना के थ्रू ही पर्सन जो है वो अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकता है और उसके साथ साथ अपनी पोटेंशियल को रियलाइज भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच इंडिकेटिंग यूनिटी बिटवीन द डिवाइन। द डिवाइन मीन्स परफेक्शन इन नॉलेज, विजडम एंड पावर, इंडिविजुअल सेल्फ एंड द यूनिवर्स। यहाँ पर देखिए 3 लेवल की बात की जाती है। पहला लेवल जो होता है वो इंडिविजुअल की बात की जाती है, उसके बाद बोला जाता है यूनिवर्स की बात की जाती है और डिवाइन की बात की जाती है। डिवाइन का मतलब हम एज अ ईश्वर या ब्रह्म की बात कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम परफेक्शन इन द नॉलेज, विजडम एंड पावर को भी मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन कैसे कनेक्ट करता है यूनिवर्स के थ्रू अपनी नॉलेज, अपनी परफेक्शन, अपनी विजडम एंड पावर को। ये भी हमारा होलिस्टिक अप्रोच जो होता है, इसको हम स्टडी करते हैं इंडियन इथोस में। मतलब हम इसको, इस हमारी जो फिलॉसफी है, इसको हम अप्लाई करते हैं इंडियन इथोस में सो दैट हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम उनको हम अचीव कर सकें, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच की हम यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर 3 सिस्टम्स होते हैं, डिवाइन, इंडिविजुअल सेल्फ एंड द यूनिवर्स। इसके बाद आपका थर्ड आता है सटल इंटेंजिबल सब्जेक्ट एंड ग्रॉस टेंजिबल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वन मस्ट डेवलप वंस थर्ड आई, दैट इज ज्ञान चक्षु। यहाँ पर ज्ञान चक्षु की बात की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि एज अ पर्सन, जो हमारा इंडियन इथोस बोलता है कि एक पर्सन के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान चक्षु होते हैं और उनको हमें ओपन करना होता है। और ये ज्ञान चक्षु कैसे ओपन होते हैं? ये होते हैं ओपन विजडम से, विजन से, इंसाइट से एंड फॉरसाइट से। मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा हमें पता होगा, हमें आत्मज्ञान होगा, तभी हमारे ज्ञान चक्षु ओपन होंगे, ठीक है। अब ये आत्मज्ञान एज अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे मिलेगा? मतलब एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है उसके बारे में उसको कितना विजडम है, कितना उसका विजन है, क्या उसकी इंसाइट है, ये सारी चीज़ पे जब वो काम करेगा तो उसका ज्ञान चक्षु ओपन होगा। और यही जो फिलॉसफी है, इसी को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारी इनर रिसोर्सेज है उसको हम किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, हम किस तरीके से कैपिटल, मटेरियल्स, प्लांट, मशीनरीज को, या हमारे जो भी रिसोर्सेज है, अदर रिसोर्सेज है या आउटर रिसोर्सेज है, उनके साथ साथ हम अपने जो इनर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा खुद का नॉलेज, पावर एंड हमारी खुद की इंसाइट, हमारा विजडम, इन दोनों को कैसे हम कोऑर्डिनेट करके और इन दोनों को एक साथ लाकर, इकट्ठे लाकर किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। तो ये आपका थर्ड प्रिंसिपल बनता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसके ज्ञान चक्षु को ओपन करना। ज्ञान चक्षु कैसे ओपन होंगे? ज्ञान चक्षु ओपन करने का मतलब है कि उसको विजडम होना, उसके पास विजडम होना, उसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ की जो वो काम कर रहा है उसकी नॉलेज होना, उसकी अपनी खुद की इंसाइट एंड फॉरसाइट होना। ये सारी चीज़ों से ही ज्ञान चक्षु ओपन होता है। और हमें करना क्या होता है? हमें उसके इनर रिसोर्सेज को आउटर रिसोर्स के साथ मर्ज करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है। ये आपकी थर्ड फिलॉसफी हो गई इंडियन इथोस की। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे कर्मयोग की। कर्मयोग की बात की जाती है। कर्मयोग का मतलब होता है सेल्फलेस वर्क। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम
इथोस, इंडियन इथोस में ये बात करते हैं कि हम अपने बेनिफिट से पहले दूसरों के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, हम अपने ऊपर दूसरों को रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम इस प्रिंसिपल को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि जो एक पर्सन है वो अपने साथ साथ जब अपनी टीम के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचता है और कर्मयोग पे ध्यान देता है, तो अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलती है। तो उसका वहाँ पे सेल्फ प्योरिफिकेशन होना ताकि वो पब्लिक बेनिफिट में काम कर सके, उसी को कर्मयोग बोलते हैं। मतलब इंडियन इथोस की अगर हम फिलॉसफीज़ को अप्लाई करेंगे तो जो पर्सन होगा वो सेल्फ प्योरिफिकेशन के थ्रू पब्लिक बेनिफिट्स के ऊपर फोकस कर पाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा प्रिंसिपल हो गया। फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा है योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, योग कर्मसु कौशलम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सीलेंस एट वर्क थ्रू सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन लाना, इतना ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट करना ताकि जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आप संपूर्ण कौशल के थ्रू उसको कर सकें, अपना पूरा उसमें आप एक्सीलेंस दे सकें। और ये कैसे आता है? ये अगेन विद डिवोशन आता है एंड विदाउट अटैचमेंट आता है। मतलब कि आप जब काम करते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप अगर जो उसका आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके जब अपने काम के प्रति फोकस करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो काम होता है वो एक्सेल करते हैं आप उसमें और आपका काम बेटर हो पाता है, आपका जो कार्य है, जो आपका वर्क है वो बेटर हो पाता है वहाँ पर। ठीक है, तो यही है आपका योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर टीम वर्क एंड सक्सेस इन एनी एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग कलेक्टिव वर्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेशन को इंडियन इथोस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे बोला जाता है कि एक पावरफुल कोऑपरेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम टीम वर्क पे भी फोकस कर सकते हैं। और अगर हम कोऑपरेशन की बात करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में सक्सेस आएगी क्योंकि हम कलेक्टिव वर्क कर रहे हैं, हम टीम वर्क पे फोकस कर रहे हैं। तो टीम वर्क, कलेक्टिव वर्क, कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडियन इथोस का। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट इंडियन इथोस के प्रिंसिपल्स थे। इनके अलावा भी हो सकते हैं प्रिंसिपल, जो कि हम धीरे धीरे जब लेसन्स हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके धीरे धीरे करके सारे इसके जो भी इंडियन इथोस में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं या जितने भी इनके रूल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी हमारी एक एक करके कवर होती जाएंगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इंडियन इथोस एज अ सब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से लीड करता है। तो उसमें आपको ये समझना है कि जब हम इंडियन इथोस को अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम में तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर एज अ सिस्टम डेवलप करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो एज अ सिस्टम काम करता है, एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है? पहला होता है मैनेजमेंट एटीट्यूड। मैनेजमेंट एटीट्यूड जो होता है इंडियन इथोस को सॉल्व करके, इंडियन इथोस पे फोकस करके ये चेंज होता है। ठीक है, इंडियन इथोस अगर मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा है तो उसका एटीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके साथ साथ बी है आपका ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया कि इंडियन इथोस में अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में किया जाता है, मतलब फोकस किया जाता है। कोऑपरेशन की बात करते हैं हम, कलेक्टिव वर्क की बात करते हैं, तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो आपकी मैकेनिकल की जगह ज़्यादा ह्यूमनाइज होगी। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड जो बिलीफ सिस्टम है उन पर ज़्यादा फोकस होगा। फिर होता है आपका इंटीरियराइजिंग मैनेजमेंट। इंटीरियराइजिंग का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ बाहर से ही काम नहीं करेगा, वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द ह्यूमन बीइंग भी फोकस करेगा। उससे क्या होगा, जब एक मैनेजमेंट का ध्यान बाहर की जगह अंदर की तरफ होगा, जैसे आप समझने की कोशिश करिए इस तरीके से कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे जो लोग हैं वो फोकस काम कर रहे हैं, वो हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर का, आप कह सकते हैं भीतर का हिस्सा। इसके बाद आपका आता है बाहर का, आउटर। तो आउटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, आपके बाहरी चीज़ें हो गई, आपके सप्लायर्स हो गए, बायर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। मैनेजमेंट का ध्यान बाहर तो रहता ही रहता है, ये तो एक नॉर्मल है कि उसकी पब्लिक कैसे करे, उसके प्रोडक्ट्स कैसे करें, मार्केट में वो कैसा अचीव करे, ये सारी चीज़ें तो होती हैं फोकस पे। बट जब वो अंदर की तरफ फोकस करता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती है। और ये कैसे होती है? ये होता है इंडियन इथोस से। इंडियन इथोस के प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट को इंटीरियराइज किया जाता है, इंटीरियराइजेशन इसका करना चाहिए। उससे जो मैनेजमेंट होगा वो अपने लोगों के ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। नेक्स्ट आपका आता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद के बारे में सोचना कि आप कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपका जो कार्य प्रणाली है वो सही है या नहीं है, ये सारी होती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसके बाद होता है ब्रेन स्टिलिंग। ब्रेन स्टिलिंग का मतलब होता है दिमाग की स्थिरता।
हाँ, अगर हम वर्क कल्चर की बात करें तो वर्क कल्चर से ऐसा अक्सर होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो स्थिर नहीं रह पाता है। हम कई जगह, या एक मैनेजमेंट में एक मैनेजर की बात करें तो मैनेजर का ध्यान कई जगह पे हो सकता है। तो यहाँ पे इंडियन इथोस की प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो अपने ब्रेन को स्टिल कर सकता है, अपने ब्रेन को स्थिर कर सकता है और उसके बाद अपने काम को और बेटर वे में कर सकता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड ब्रेन स्टिलिंग दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जो पर्सन होता है वो अपना इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने बारे में सोचता है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्रेन स्टिलिंग में इंसान कुछ सोचता नहीं है, अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करता है ताकि वो बेटर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सके और बेटर काम कर सके। ठीक है। देन आपका आता है स्टेपिंग बैक फॉर अ वाइल। स्टेपिंग बैक का मतलब होता है कि जब आप किसी काम में फंसे होते हैं, कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा होता है, तो आप एक बार रुक जाते हैं, एकदम से थोड़ा सा पीछे हटते हैं और उसके बाद दोबारा से कोशिश करके फिर से उस काम को करते हैं। तो इंडियन इथोस आपको इस तरीके से भी गाइड करता है। देन नेक्स्ट है आपका सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन। सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? इसमें यह होता है कि मेडिटेशन तो हम करते हैं लेकिन ये गतिशील मेडिटेशन है, जहाँ पर हम अपनी जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसको हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं या फिर हम उसको रोक नहीं रहे हैं। वो हमारा काम जो है वो चलता रहेगा लेकिन हम एक मेडिटेटिंग अवस्था में रहेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जब हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जब रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये आपका फिर से आएगा। ठीक है। सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन का मतलब होता है मेडिटेशन जो कि अपने आप में गतिशील होता है, जो कि स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है। कार्य करते करते जब एक मेडिटेटिंग स्टेट में आप होते हैं तो उसको हम सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन बोलते हैं। रोल ऑफ इंट्यूशन। इंडियन इथोस, अगर हम मैनेजमेंट एज ए मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इंट्यूशन का रोल बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो उसको क्या इंट्यूटिवनेस मिल रही है, क्या उसको लग रहा है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन, एक मैनेजर है, उसको कुछ डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन सिर्फ डेटाज एंड फिगर्स एंड फैक्ट्स के बेसिस के साथ साथ वो अपना खुद का इंट्यूशन भी वहाँ पे यूज़ करता है। यही इंडियन इथोस बोलता है कि आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत होती है। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अगर अपने मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर लेके चलना चाहते हैं, तो इससे ज़रूरी है कि वहाँ पे मैनेजर्स के जो उनके खुद के इंट्यूशन है उनको भी फॉलो किया जाए, उनको भी जगह दी जाए, ना कि सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को ही जगह दी जाए। तो ये आपके ये इंडियन इथोस के सारे प्रिंसिपल्स थे। और वो प्रिंसिपल्स किस तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम को एक सब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, इंडियन इथोस किस तरीके से मैनेजमेंट को एज अ सेट ऑफ सिस्टम बनाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।